Hello students, how are you all? Welcome to the video class. This is your social science teacher Mr. Shivam Dhiman, and today I will explain the chapter Key Elements of a Democratic Government which is of class 6. Students, first of all in this chapter you have to know about the democratic government. Means what is डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी जिसे हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, और डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड इन डायरेक्शन ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है, इसमें जो देश की जनता है, प्रजा है, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वे ही अपने में से ही उठे हुए या आए हुए व्यक्तियों को चुनते हैं, अपना नेतृत्व करने का एक मौका देते हैं और अपने लीडर को चुनते हैं और उसी का हिस्सा भी बनते हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कैन एनहांस the progress and development in a country. It provides all the rights to the people who are the major part of that country, as well as democracy ensures the better functioning of a country, because it stops the discrimination which is happening in any country. तो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है कौन? डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी जो प्रजा के तंत्र यानी प्रजा यानी जनता या व्यक्तियों के द्वारा ही, हम लोगों के द्वारा ही बनाया गया सरकार है, और अगर हमारे बीच से ही कोई व्यक्ति जा रहा है और उस सरकार बना करके हमारे देश को चला रहा है, तो वो उसके अंदर भी वही फीलिंग्स होंगी जो हमारे अंदर है, और हम जो महत्वाकांक्षाएं रखते हैं वो कभी उसने भी रखी होंगी, और आज वो हमारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एनी कंट्री। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज देयर बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ द पीपल। क्योंकि अगर उस देश की जनता या लोग उसमें सहयोग नहीं देंगे या उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वहां डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, प्रजातंत्र चल नहीं सकता। इलेक्शंस आर हेल्ड एट अ टाइम पीरियड ऑफ 5 years ईच एवरी टाइम। तो इलेक्शंस जो है हमारे देश में हर 5 साल बाद कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन काउंसिल के द्वारा, या जो संस्था इलेक्शन कराती है, और इनका मेजर रोल होता है कि इलेक्शन फेयर और फ्री मीन्स से हो। मीन्स इलेक्शन जब चुनाव हो तो बिल्कुल सही और स्पष्ट स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए, जिसमें किसी को भी रोका नहीं जा सकता है वोट देने से, और सभी को आजादी है अपनी अभिव्यक्ति की, वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्योंकि आप जब देखते हैं कि जो पार्षद जो वार्ड के पार्षद होते हैं, उनका जब चुनाव होता है तो आपके घर में भाजपा जनता पार्टी के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, निर्दलीय भी आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह भी आपके वार्ड का सभासद या पार्षद बन के आपके वार्ड को और अच्छा कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, तो वो व्यक्ति खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए। और लोग अगर समझते हैं कि हाँ ये जिम्मेदार नागरिक है, हमारे मोहल्ले का अच्छा व्यक्ति है, तो वो उसको वोट देते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इट इज अ रूल इन अ कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स ईच एंड एवरी पीपल ऑफ दैट कंट्री टू कास्ट इट्स वोट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वह रूल है या वो
अधिकार है जिसके तहत कोई भी बालिग यानी एडल्ट जो है हमारे देश में 18 से अबव, किसी देश में 21 से अबव जो व्यक्ति होते हैं वो अपना मत, अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं और अपना जो जिस भी नेता को चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं और उनको समान अधिकार मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या रंग रूप के हो, तो उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। मेथड्स टू एक्सप्रेस आवर व्यूज और डिसअप्रूवल। अगर हमें गवर्नमेंट जो मतलब जब सरकार बन जाती है, हमारे इलेक्शन मतलब हमने जब वोटिंग की इलेक्शन में और हमने कोई सरकार बनाई, हमने कोई व्यक्ति को चुना और उस पार्टी को चुनने के बाद सब सरकार बनती है और अगर सरकार गैर कानूनी तरीके से या इलीगल मतलब गलत तरीके से वर्क करती है और हम संतुष्ट नहीं करती, हमें सेटिस्फाई नहीं करते अपने व्यू से, अपने वर्क से, तो हमारा भी हक है कि हम उस सरकार के नियम के प्रति हम वहां पर अपने व्यूज या अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करते हैं। तो there are many means of or there are many methods to express our views or disapproval against any order which is issued by the government, like rallies, dharnas, अनशन and signature campaigns, है ना। तो रैली निकाली जाती है, सिग्नेचर कैंपेन आंदोलन किए जाते हैं या कोई आपका कह सकते हैं कि धरना या अनशन देते हैं जिससे हम अपनी बात जो होती मनवाते हैं या सरकार के द्वारा इशू किया गया कोई नियम उस पर प्रतिबंध लगाते हैं कि वो हमारी जनता के लिए वो उपयुक्त नहीं है। और मीडिया का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जैसे अगर हम बात करें मीडिया किसी भी खबर को जोर शोर से टेलीकास्ट करती है और लोगों तक उसकी सूचना देती है कि किसी भी देश में या किसी राज्य में, किसी शहर में या किसी कस्बे में, किसी जगह पर क्या हो रहा है और वो वहां की प्रॉब्लम्स को एराइज करती है, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ साथ वो सरकार से निवेदन भी करती है, सरकार को ये दर्शाती है कि आप जिम्मेदार हो, जब आपकी सरकार है तो आपकी इस समय ड्यूटी है कि आपको वहां की प्रॉब्लम्स दूर करनी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। अगर उस एरिया का जो मतलब लोकल सेल्फ बॉडीज अगर वो उस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रही है तो राज्य सरकार को करनी चाहिए और राज्य सरकार नहीं कर पाए तो केंद्र सरकार को करनी ही चाहिए, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है और जो उनको काम सौंपा गया है वो उनको करना ही है। की आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं जिन्हें जस्टिस, जैसे कि जस्टिस और इक्वालिटी। जस्टिस मीन्स न्याय और इक्वालिटी मीन्स बराबरता या समानता। हम अगर प्रजातांत्रिक सरकार में रह रहे हैं, हमारे अगर देश में प्रजातांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेसी है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें समानता मिले, हमारा डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी रंग, रूप, जाति या किसी भाषा को बोलने के कारण या किसी रीति रिवाज को अपनाने के कारण हमारा या हमारे रंग, दोष या किसी भी प्रकार से हमारा डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, हम अगर भारत के नागरिक हैं, हम भी टैक्स पे कर रहे हैं और हम एक तरह से रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन इज आल्सो अ रिसोर्स, तो ह्यूमन जो है वो रिसोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, हम भी अपनी मॉरल ड्यूटीज निभा रहे हैं, हम भी टैक्स पे करते हैं और देश के प्रोग्रेस में सहयोग करते हैं, तो हमारा भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे फंडामेंटल राइट्स और इक्वालिटी मिले। तो देयर आर मैनी फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम टू स्पीच, है ना, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच, राइट टू कम्युनिकेशन एंड राइट टू एक्सप्रेस, है ना, व्यूज। तो हमें अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए राइट टू वोट, हम वोट दे सकते हैं और हमें सारे अधिकार, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमें प्रोवाइड किए हैं। और गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे स्कीम्स निकालता है जिसके तहत छोटे बच्चे से लेकर उसके भी अधिकार होते हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी कुछ उनके राइट्स प्रोवाइड करती है कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों का अगर हम एग्जांपल लें तो जो बच्चे 6 क्लास से जो बच्चे 6 साल से 14 साल तक के हैं, जो बच्चे 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको उनका मौलिक अधिकार है शिक्षा, तो उनको फ्री शिक्षा और मिड डे मील
है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन या विधवा जो होती हैं उनका कोई घर में गुजारा करने वाला नहीं तो उनको भी पेंशन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है और उनकी जीवन को सुचारू रूप से चलने में हेल्प करती है। और जस्टिस मींस न्याय देना भी डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण अंग है। व्हाई? Because we live in country India and it is democratic government, we are following the preamble according the rule according to which the government is running and the our country is functioned by our government। तो हमारा अगर हमारे साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है या हमारे जो राइट्स हैं उसको वायलेट किया जाता है या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या हमारे साथ कोई भी गलत होता है तो हमारा ये हक है कि हम सरकार से या न्यायालय में जाकर कोर्ट में जाकर हम अपनी प्रॉब्लम्स को बोलें और हम न्याय मांगे, चाहे वो किसी क्रिमिनल बेस पे हो चाहे वो सिविलियन बेस पे हो, हम वहां पर अपनी बात रख सकते हैं और हमें न्याय दिलाना सरकार का देश का क्या है उनका काम है। ठीक है। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत। Because we have known that there were 4 classes in our society: Brahman, Kshatriya, Vaishya. Brahman and Kshatriya were the higher classes, and Vaishya was in the middle class zone, and Shudras were the lower caste, and they were classified as untouchables or अछूत। ठीक है। तो जो शूद्रास थे जिनमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स आए तो इन्हें छूत मानते हुए इन्हें टच नहीं किया जाता, अनटचेबल्स की संज्ञा दे दी गई थी और इनके साथ भेदभाव किया जाता था, इनको पब्लिक फैसिलिटीज का यूज करने से मना किया जाता था। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने बुक में जूठन में मेंशन किया कि किस तरह से जब वो स्कूल में थे तो उनके साथ जो उनके हेडमास्टर और दूसरे जो उच्च जाति के बच्चे थे वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे उनके छोटी कास्ट का होने का कारण। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मल्हार जाति से थे उन्होंने भी इस कुरीतियों का खंडन किया है कि मूर्ति मतलब जो जब कि उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करने दिया जाता था, पानी नहीं भरने दिया जाता था और चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था। और शिक्षा में भी अगर वो कुछ सुनाना चाहते थे तो उनके जो टीचर्स थे या शिक्षक होते थे वो उनसे सुनते नहीं थे, उनको बाहर निकाल देते कक्षा से। तो उन्होंने राइट्स और हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो सभी सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करता है, इक्वल राइट्स। ठीक है। तो अनटचेबिलिटी जो है हमारे देश में इलीगल है, क्राइम है। अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम हमारे देश का वो सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू मींस ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मींस रंग के अकॉर्डिंग भेदभाव करना, जो ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। वहां पर गोरे और अश्वेतों के बीच में मतभेद होते रहते हैं। और जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि महात्मा गांधी जो थे जब वो साउथ अफ्रीका में थे और वहां जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो वो गलती से गोरे लोगों के कंपार्टमेंट डिब्बे में चढ़ जाते हैं और उनको ट्रेन से चली ट्रेन से धक्का दे दिया जाता है और वहां पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ऐसे ही कई केसेस में ऐसा भी आया है कि नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस किया और उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, इस अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने के लिए उन्होंने एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल लड़ा और जिसके तहत उनको जब राइट्स मिले तो साउथ अफ्रीका ने जो थी गवर्नमेंट ने इश्यू किए इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए फॉर बोथ वाइट्स एंड नॉन वाइट्स। और ऐसे ही जो हमारे 16 प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने भी इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट मतलब इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाई और सभी को सिमिलर बताते हुए, चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड बताते हुए उन्होंने इक्वल राइट प्रोवाइड करने की मांग की। So this was the chapter explanation. I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.